Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A Pass for Sure videos. NISM का जो PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब 9 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 10th, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स. तो ये चैप्टर नंबर 10th है NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का. चलिए इस टेबल के जरिए समझते हैं कि आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. चैप्टर 10, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर. ये चैप्टर में आज हम देखेंगे अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स को हम देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द रिस्क, different ways of calculating the risk adjusted return, the performance of benchmarking and peer group analysis कैसे होती है वो भी देखेंगे. performance reporting to the investor by PMS, एक PMS को जो परफॉर्मेंस दिखानी है इन्वेस्टर्स को वो कैसे दिखानी है वो भी हम देखेंगे. एंड जिप्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 10. सबसे पहले आ जाता है पैरामीटर्स टू डिफाइन परफॉर्मेंस, जो रिस्क और रिटर्न है. तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये होता क्या है. देखिए जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट और एवेल्युएशन में जो ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करते हैं रिटर्न पे. जो रिटर्न हमने कमाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ थोड़ा बहुत जो रिस्क लेके हमने जो रिटर्न कमाया है. लेकिन जो प्रॉपर परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? इट शुड इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ बोथ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो हमको परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करनी है? हमें उसका रिस्क भी मेजर करना है और हमें उसको रिटर्न भी मेजर करना है. दोनों चीज़ों को हमें समझना है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और जो उसमें रिटर्न आया है, तो वो रिटर्न जो हमने कमाने के लिए कितना रिस्क लिया, तो ये दोनों चीज़ें हमें हमारी परफॉर्मेंस में देखनी पड़ेंगी. तो रिस्क और रिटर्न के पैरामीटर्स हैं कुछ, इस चैप्टर में हम ये वही पढ़ेंगे. सबसे पहले आ जाता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न. देखिए दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न. सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है रिटर्न उसको हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं. पॉपुलरली नोन एज टोटल रिटर्न और पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, कि मैंने कितने पैसे डाले थे आज कितने हो गए. सो दिस इज द टोटल रिटर्न. जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है सिंपल भाषा में यही है. So it equals the income generated by the investment plus the change in the value of investment during the period of investment it is held. तो जो हमारे जो इनकम जनरेट की है इन्वेस्टमेंट ने प्लस जो चेंज इन वैल्यू ऑफ जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो दोनों इसमें आ जाएगा इन द बिगिनिंग वैल्यू एंड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज पर एनम. तो चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. If the market value of an investment portfolio as on 1st April is 1 lakh rupees and as on 31st March 2019 the market value of the same portfolio stands as 1,20,000. So investor would have achieved a holding period return of 20%. In general we can use equation. अभी एक सामने आपकी इक्वेशन आ गई है. तो HPR 1,20,000 minus 1 lakh divided by 1 lakh is equal to 20%. So 20,000 divided by 1 lakh is 20% आ जाएगा. तो होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है. बिगिनिंग वैल्यू एंड वैल्यू का डिफरेंस डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू कर देंगे, दैट इज द योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न विच इज इस एग्जांपल में 20% है. और इसमें हमें कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर का आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा. ज़्यादा एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है. सो सीधा आंसर आप इसमें डाल सकते हैं. अब बात करते हैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न की और मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न की. चलिए समझते हैं कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं. अब हम कंसीडर करते हैं द रेट ऑफ रिटर्न ओवर मल्टीपल होल्डिंग पीरियड्स. तो मल्टीपल होल्डिंग पीरियड्स में हमें क्या क्या रिटर्न आए हम वो देखते हैं. इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं. देखिए सपोज अ पोर्टफोलियो जनरेटेड द फॉलोइंग एनुअल रिटर्न फ्रॉम 2015 टू 2019, जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है. 5 ईयर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इस टेबल में आप देखिए. 2015 में -5, 16 में -15.20, 2017 में 8% पॉजिटिव, 2018 में 30% एंड 2019 में 17.65%. So and for suppose further investor has invested ₹75,000 in the portfolio by making contribution in the beginning of the year. और इन्वेस्टर ने 75,000 रुपीज और डाल दिए हैं in the beginning of the year. तो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है इन्वेस्टर का? 2015 में 5,000, 16 में 10,000, 2017 में 15, 2018 में 20,000, 2019 में 25,000. तो ये उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और रिटर्न्स है. तो 5 ईयर होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स हैं एंड 5 ईयर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो 75,000 उसने डिप्लॉय किया है ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स, राइट. अब देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द 2019 द इन्वेस्टमेंट वुड हैव ग्रोन टू वैल्यू ऑफ 1,05,920 एज शोन इन दिस टेबल. अब आपको ये इस टेबल में देख रहा होगा कि किस तरीके से 2015 से 2019 तक जो उन्होंने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लगाए थे और रिटर्न जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड
हुआ था -5, 15, 8, 30 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, और रिटर्न्स ऐसे बने, और उसके बाद पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इसमें डाला है एंड पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसमें हमें बताया गया है कि जब लास्ट जो 1,05,920 रुपये बन गए, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब हमें ये देखना है कि इस 5 सालों में हमें रिटर्न कितना आया। डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, डिफरेंट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस था, डिफरेंट रिटर्न जनरेट हुए हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। बिगनिंग वैल्यू है, एंड वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली हमें रिटर्न कितना आया वो हम इसमें देखेंगे। So by discounting the terminal value of investment, that is 1,05,920 to the cash flow contribution made, internal rate of return for the same can be calculated। तो इसमें जो IRR है, जो IRR जिसको हम बोलते हैं, IRR को ही हम बोलते हैं, IRR also referred as money weighted rate of return। तो हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स और स्प्रेडशीट्स में इसका बहुत अच्छे से फंक्शन है, IRR को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एक तरीके से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आ जाएगी इस फॉर्मूला के ज़रिए जो डिस्काउंट किया है हमने। तो आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा फॉर्मूला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15.15%। सो इस तरीके से इसकी IRR हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें इस पोर्टफोलियो की कितनी मिली है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पैसा आ रहा है, कैश फ्लोज आ रहे हैं, और सबका हर ईयर का रिटर्न जनरेटेड अलग है। तो इस तरीके से अगर जो चीज़ें हमें IRR निकालनी है तो IRR 15.15% आ जाएगी। अब बात करते हैं MWRRR की, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एट विच द क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशंस ग्रो ओवर अ मेजरमेंट पीरियड। तो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशंस किस तरीके से ग्रो किए हैं उस मेजरमेंट पीरियड में 5 सालों में, चलिए वो समझते हैं। देखिए, जो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है वो डिपेंड करती है टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो पे। जो हमने एग्जांपल लिया था, इफ़ यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सेम अमाउंट दैट इज 75,000, तो हमारी जो MWRR है, जो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो चेंज हो जाएगी 10.21% पे। तो जो हमारे जो कैश फ्लोज आ रहे थे, हम उसको अगर रिवर्स कर दे, तो जैसे कि अब इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए, इन्वेस्टर 2015 में 25,000 हो गया है, तो हमने उस एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल में कैश फ्लोज को रिवर्स कर दिया है। कैश फ्लोज रिवर्स होने की वजह से रिटर्न जनरेटेड है वो देखिए वो सेम है, और इस हिसाब से रिटर्न कैसे आए हैं और फिर पोर्टफोलियो वैल्यू कैसे रही है, और पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इज़ 1,07,900 रुपीज़। अब मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और IRR यहाँ पे आ रहा है आपका 10.21%। And alternatively, in order to calculate the underlying investment performance without being influenced by the timings of the cash flows, TWRR can be calculated। So अगर हमें underlying investment performance हमें calculate करनी है, लेकिन timing of the cash flow से हमें influence नहीं होना है, तो हमारी TWRR calculate हो जाएगी, time weighted rate of return। तो जिप्स है जो उसने डिफाइन किया है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न को एज अ कैलकुलेशन दैट कंप्यूट्स पीरियड बाय पीरियड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट एंड रिमूव्स द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कैश फ्लोज विच आर जनरली क्लाइंट ड्रिवन। तो जो एक्सटर्नल कैश फ्लोज हैं जो क्लाइंट ड्रिवन के, वो एक तरीके से वो इस इफेक्ट से रिमूव कर देती है, और सिर्फ जिस कैलकुलेट जब कंप्यूट पीरियड बाय पीरियड रिटर्न्स जो आए हैं उसी को जनरली टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न हमें कैलकुलेट करके बताती है, एंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पोर्टफोलियो मैनेजर्स एबिलिटी टू मैनेज एसेट्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। TWRR is the compounded rate of return over the stated period। तो TWRR क्या है exactly? एक तरीके से compounded rate of return है over the stated period। जो भी stated period है हमारा, उसमें एक तरीके से वो compounded return है। In TWRR या time weighted rate of return, portfolio will be valued every time if there is an external cash flow। So if there is no external cash flow, TWRR is equivalent to your holding period return। तो कोई भी एक्सटर्नल कैश फ्लो आ रहा है तो हम हर बार उसको वैल्यू करेंगे, और अगर कोई एक्सटर्नल कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू HPR। एंड व्हेन देयर इज एक्सटर्नल कैश फ्लो, TWRR requires computing a set of returns for each period। These sub-period returns will be linked together to compute TWRR for the evaluation period। SEBI Portfolio Managers Regulation 2020 prescribe जो discretionary portfolio managers हैं उनको disclose करनी है performance using time weighted rate of return। time weighted rate of return ही उनको दिखानी पड़ेगी performance disclosure में for the immediately preceding 3 years। तो जो preceding 3 years हैं उनकी performance TWRR में उनको दिखानी पड़ेगी according to SEBI Regulations Act 2020। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं ग्रोस वर्सेस नेट रिटर्न की। ग्रोस रिटर्न कौन सी होती है और नेट रिटर्न्स कौन सी होती हैं, चलिए समझते हैं। व्हाट इज द ग्रोस रिटर्न एंड द नेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए अब एक एग्जांपल, एक टेबल आपके सामने आ गई होगी स्क्रीन पे, इसमें से चलिए निकालने की कोशिश करते हैं कि ग्रोस रिटर्न कितनी है और फिर उसमें से नेट रिटर्न कितनी है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द पोर्टफोलियो। ये देखिए साइज ऑफ पोर्टफोलियो
लगभग 100 lakhs, 1 CR है पूरा इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 है, प्रॉफिट में 20% है, हर्डल रेट 10% है, अदर एक्सपेंसेस ये हैं, फ्रंट फीस निल है, सेटअप फीस नहीं है, फिक्स मैनेजमेंट चार्जेस 1.5 है, परफॉर्मेंस फीस 20% ओवर हर्डल रेट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल फीस इज एनुअल। तो ये इस एग्जाम्पल के जरिए हम निकालने की कोशिश करते हैं ग्रॉस वर्सेस नेट रिटर्न। अब देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 CR, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड में डाला गया है 1 करोड़ है, लेस अपफ्रंट फीस, जो अपफ्रंट फीस इसमें से हम लेस कर देंगे तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज़ 1 करोड़ रुपीज़, इसमें है अभी अपफ्रंट फीस, इसमें कुछ नहीं है तो 1 CR आ जाएगा। ऐड या लेस करेंगे प्रॉफिट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑन AUM एट 20,000, तो 20,000 इसमें हम ऐड कर देंगे। ग्रॉस वैल्यू एट द पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड, इसमें इस एग्जाम्पल में उनको 20 lakhs का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड हो गया आपका 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। अदर एक्सपेंसेस जो हैं इसमें से 0.5 वो हम और एक्सपेंस लेस कर देंगे, जो 0.5% बनता है ऑफ द ग्रॉस वैल्यू, तो 60,000 लेस हो गए विच इज़ लाइक 1 करोड़ 19 lakhs 40,000 बनी है। फिक्स्ड मैनेजमेंट फीस 1.5% के आसपास लग रही है, वो इसमें से लेस हो जाएगी, 1,65,000 की फ़ीस हम इसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो वैल्यू बचेगी 1 करोड़ 17,75,000। रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो वैल्यू थी, जो हर्डल रेट जो इसमें बताया गया था वो था 1 करोड़ आपका 10 लाख, तो और लेस परफॉर्मेंस फीस एट 20% ऑफ ओवर प्रॉफिट्स, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं जो 1,17,000 माइनस 1 करोड़ 17,75,000 माइनस 1 करोड़ 10 लाख कि इसमें इसकी जो 20% आ रहा है वो इसमें से हटा देंगे, तो पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर चार्जिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फीस बचेगी 1 करोड़ 16,20,000। अब जिसमें से एग्जिट लोड अगर 2% का है तो एग्जिट लोड घट जाएगा, तो पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर चार्जिंग एग्जिट लोड इज़ 1 करोड़ 13,87,600 रुपीज़। तो टोटल चार्जेस हमारे A + B + C + D में लगे हैं 6 लाख के, नेट वैल्यू हमारे पोर्टफोलियो की बनी है 1 करोड़ 13,87,600 रुपये। 1 करोड़ 13,87,600 रुपीज़ हमें इसमें नेट आया है। तो कैसे आया चलिए समझते हैं। देखो ग्रॉस रिटर्न 1 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ डाला डिवाइड बाय 1 करोड़ जो हमने डाला था, तो ग्रॉस रिटर्न यहाँ पे सीधा सीधा देखोगे 20% आया है, जिस हिसाब जो इसमें एग्जांपल में था। तो अब नेट रिटर्न इज द रिटर्न अर्नड आफ्टर एडजस्टिंग ऑल फीस। तो हमने देखा 20% रिटर्न था, लेकिन अगर सारी फीस को हटा के मैं निकालूँ तो सिर्फ 13.88% का रिटर्न यहाँ पे आ रहा है हमें। तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है। अब बात करते हैं प्री टैक्स वर्सेस पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की। जो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं वो पहले टैक्स के कितने थे और टैक्स देने के बाद कितने बचेंगे, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल देखिए, एन इंडिविजुअल अचीव्स अ 5% प्री टैक्स रेट ऑफ रिटर्न फॉर स्टॉक एंड इज सब्जेक्ट टू अ कैपिटल गेन ऑफ 15%। तो उसकी पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या हो गई? पोस्ट टैक्स रिटर्न उसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे याद करना पड़ेगा, प्री टैक्स रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये आप इसमें लगा देंगे तो पोस्ट टैक्स रिटर्न, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी हो गई 5% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 15%, सो दैट इज 4.25%। तो 5% जो आपने प्री टैक्स रेट अचीव किया था, तो अभी आपको कितना मिलेगा आफ्टर पोस्ट टैक्स रिटर्न? आपके आएंगे 4.25%। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, CAGR। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। CAGR इज अ मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द टाइम विद कंपाउंडिंग। सो एनुअल ग्रोथ रेट हमारी क्या रही है एट दैट पर्टिकुलर ओवर द टाइम पे विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो ये हमें CAGR बताती है। इट एज्यूम्स दैट द डिविडेंड इनकम रेंट डिक्लेयर्ड बाय इन्वेस्टेड री इन्वेस्टेड इन द सेम इन्वेस्टमेंट। ये एज्यूम करता है कि जो हमें डिविडेंड आया, इनकम आई, रेंट आई, जो भी हमें आया है वो री इन्वेस्टमेंट हो गया है सेम इन्वेस्टमेंट में ऑन दैट डेज मार्केट प्राइस। तो जब ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद विथ रेट ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम मिलती है, दैट इज कॉल्ड CAGR। और CAGR का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, A डिवाइड बाय P 1 डिवाइड बाय T माइनस 1। सो वेयर ये आपको आ सकता है, A इज द क्लोजिंग वेल्थ, P इज द ओपनिंग वेल्थ एंड T इज द टाइम पीरियड। सिंपल हम ये निकाल सकते हैं CAGR को। अब बात करते हैं कैश ड्रैग एडजस्टेड रिटर्न की। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स मे नॉट इन्वेस्ट द एंटायर कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इन्वेस्टर फॉर द वैरायटी ऑफ रीजंस। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या है, जो कैपिटल डिप्लॉयड है इन्वेस्टर के द्वारा, उसको पूरा का पूरा डिप्लॉय नहीं करते हैं मार्केट में ड्यू टू वैरायटी ऑफ द रीजंस। हाउएवर व्हाइल कंप्यूटिंग रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पीरियड, द कैपिटल
कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इन्वेस्टर नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो सिंपल सी बात है, जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पीरियड, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो इन्वेस्टर ने किया है दैट अगेन नीड टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता था, सबसे पहले दे आर नॉट वर नॉट टेकिंग द अकाउंट द कैश कंपोनेंट इन कंप्यूटिंग रिटर्न्स, सो इग्नोरिंग द ड्रैग दैट कैश exerts on returns. So this practice misstates the return as shown in the example. अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, एक इन्वेस्टर ने 100 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, यानी कि 1 करोड़ रुपए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में डाला. मैनेजर इन्वेस्टेड 75 lakhs in equity and 25 lakhs in lying in the liquid funds. For the period, the equity exposure has generated return of 7.5 lakhs, which while the liquid fund has generated 4%. So return on the investment कितनी है? Ignoring the drag, cash has exerted rupees 7.5 lakhs divided by 75 lakhs. So that is 10%. So 75 lakhs जो इक्विटी में थे उसने 7.5 lakhs बना के दिए हैं, तो that is 10%. Ignoring the cash अगर हम बात करें तो. लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टिंग द ड्रैग कैश हैज एक्सर्टेड, तो अगर वो भी आप मिला दोगे तो फिर हमारी रिटर्न यहाँ पर 8.5% बनेगी, क्योंकि 4% हमें 25 लाख के प्रॉफिट से भी आया. तो 10% मल्टीप्लाई बाय 75 लैक्स प्लस 4% मल्टीप्लाई बाय 25 लैक्स, सो दैट इज 8.5% ऑन 100 लाख रुपीज. तो एक्चुअल में वैल्यू इसकी 8.5% आई है. अब बात करते हैं अल्फा एंड बीटा रिटर्न्स की. चलिए समझते हैं अल्फा एंड बीटा होता क्या है. देखिए ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जो हैं क्या करते हैं, अल्फा एंड बीटा डिसीजंस टुगेदर लेते हैं. द रिटर्न्स फ्रॉम विच सच पोर्टफोलियो कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू अल्फा एंड बीटा रिटर्न्स बाय यूजिंग द प्राइसिंग मॉडल. और जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है उसको CAPM बोलते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो हमारे बीटा में काम आता है. तो CAPM थ्योरी क्या होती है? रिस्क कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक कंपोनेंट विच इज नॉन डाइवर्सिफिकेशन. देखते हैं अंडर CAPM द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है. तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अंडर CAPM मॉडल इज RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF. तो एक तरीके से जो हमारा जो पोर्टफोलियो रिटर्न आया है माइनस रिस्क फ्री रेट, तो इसके डिफरेंस को हम बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रेट में ही ऐड कर देंगे. सो हमारा CAPM से बीटा निकल जाएगा. CAPM मॉडल से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इस पर बिल्कुल इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और बिल्कुल आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है. सो ये तो था बीटा. अब बात करते हैं अल्फा की. देखिए अल्फा सिंपल सी बात है, अल्फा और योर बेंचमार्क स्कीम रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न, और इफ द फिगर इज पॉजिटिव तो यू हैव अ पॉजिटिव अल्फा एंड द फिगर इज नेगेटिव, यू हैव अ नेगेटिव अल्फा. तो पोर्टफोलियो रिटर्न आपका 15% आया और इन बेंचमार्क आपका 12% था. 3% का यहाँ पर आपने अल्फा क्रिएट किया है, यानी कि 3% का पॉजिटिव अल्फा क्रिएट किया है. और ये एक तरीके से एक फंड मैनेजर की एबिलिटी भी दिखाता है टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क. सो इस तरीके से हम अल्फा क्रिएट करते हैं. अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न की, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे हमें कैलकुलेट करना है. सो देखिए रिटर्न्स ऑन द सिक्योरिटी ABCD दिए हुए हैं इस एग्जांपल में 15, 10, 12 और 18%, और पोर्टफोलियो में वेट भी उनके दिए गए हैं 30, 20, 20 एंड 30%. सिंपल एक फॉर्मूला लगा के, आप फॉर्मूला भी नहीं है, इनफैक्ट सिंपल कैलकुलेशन है. ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप करके आ सकते हैं. 15% मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 12% मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 18% मल्टीप्लाई बाय 13%. ये करने के बाद आपका 14.30% पोर्टफोलियो रिटर्न बनेगा आफ्टर एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ द ईच एंड एवरी सिक्योरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. तो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ये, आपको आ सकता है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल करना है. अब बात करते हैं रिस्क मेजर्स की. चलिए समझते हैं कि रिस्क मेजर्स कौन कौन से होते हैं. टोटल रिस्क एंड डाउन साइड रिस्क. देखिए रिस्क क्या है, सिंपल टर्म्स में बात करूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, डैमेज और हार्म. फॉर इन्वेस्टमेंट्स मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ रिस्क कैन बी गिवन. अब मोर स्पेसिफिक रिस्क डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आपका पोर्टफोलियो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस में लगे या माइनस में दिखे, तो दैट इज कॉल्ड रिस्क. रिस्क क्या है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यही है कि हमारी पोर्टफोलियो जो हमने इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो कैपिटल डिप्लॉयड है, वो माइनस में जा सकता है. It can be defined as variability in the expected return, that is total return. जो expected return में जो हमें variability मिलती है, that is the total return. और it can be limited to losses or worse than expected outcome only, तो वो downside risk हमारा. When it limited to losses only, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं कि कितना माइनस में जा सकता है, that is the downside risk. अब बात करते हैं standard deviation as a measure of total risk की. जो standard deviation हमें क्या दिखाता है, देखिए standard deviation tells us the returns, the fluctuation of returns फ्रॉम दी एक्चुअल मीन रिटर्न. जो एक्चुअल मीन रिटर्न है उससे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ने एक साल 15% रिटर्न दिया, नेक्स्ट ईयर -15 दे दिया, फिर उसके बाद थर्ड ईयर फॉर एन एग्जाम्पल उसने 5% रिटर्न दिया. ओवरऑल एवरेजेस जो मीन रिटर्न है वो 10 to 12% ही है, लेकिन उसकी डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन रिटर्न कितनी है, -15 to +15%.
सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन. स्टैंडर्ड डिवीजन हमें यही बताता है, हायर द स्टैंडर्ड डिवीजन हायर द रिस्क इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन देखी जाती है किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की कि किस तरीके से, कितना उसमें रिस्क है, कितना उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन किसकी ज़्यादा हाई है. तो हाई स्टैंडर्ड डिवीजन जनरली अगर आप दो फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो वी शुड चूज़ स्टैंडर्ड डिवीजन जिसकी कम है. सो स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस आर मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन रिटर्न्स ओनली. जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो अगर वेरिएंस आना है तो घबराना नहीं है. वेरिएंस भी अगेन हमें टोटल रिस्क ही बताता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकल टर्म्स में स्क्वायर रूट है वेरिएंस का. अब बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस की. रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के लिए कुछ रेशोज हैं, चलिए तो समझते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहले आ जाता है शार्प रेशो. देखिए शार्प रेशो बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला पहले बताता हूँ फिर इसको बताता हूँ कैसे ये काम करता है. आरपी माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. आरपी मतलब रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसे कर देंगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, केस स्टडीज में क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल मिस नहीं करना है. सिंपल फॉर्मूला है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमारा टोटल जो रिटर्न आया है, फॉर एन एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपको 15% का रिटर्न आया है और उसमें रिस्क फ्री रेट उन्होंने 8% दिया हुआ है. तो 15 माइनस 8 जो आपका 7% डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एन एग्जांपल 3% दी हुई है, तो 3 दी हुई है, तो उसमें से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे डिफरेंस को. सो दैट इज योर शार्प रेशो. अभी बोला जाता है कि हायर द शार्प रेशो बेटर इट इज, बेटर द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इट इज. एक फंड मैनेजर रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगा सकता है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कमा सकता है, लेकिन जो उसने आगे जो पैसा लगाया, जो रिटर्न कमाने के लिए जो इक्विटीज़ में जो पैसा डाला, तो एक्स्ट्रा जो रिटर्न जो उसने बनाया उसके लिए पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना लिया, शार्प रेशो में यही बताता है. क्या कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दिया, क्या ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न ज़्यादा दिया, या नॉर्मल रिस्क लेके नॉर्मल रिटर्न दिया. सो ये बताता है शार्प रेशो. इसीलिए हम जो एक्सेस रिटर्न है ओवर द रिस्क फ्री रेट उसको हम माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा है रिस्क बताता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी फिगर जो आती है दैट इज कॉल्ड शार्प रेशो. एंड बोला जाता है हायर द शार्प रेशो बेटर इट इज. दो फंड्स चूज कर रहे हैं, दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स चूज कर रहे हैं, तो हायर शार्प रेशो जिसका होगा उसको हम चूज करेंगे. द ट्रेनर रेशो सेम फॉर्मूला है एज द शार्प रेशो का, सिर्फ इसमें नीचे बीटा आ जाएगा. तो बीटा में हम सिर्फ यहाँ पे हम बीटा डाल देंगे, दैट्स इट. अदरवाइज और कोई रिटर्न नहीं है. पोर्टफोलियो की एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाय बीटा, दैट्स इट. दिस इज द ट्रेनर रेशो. So this indicates the fund has generated percentage point excess returns for every unit of systematic risk. तो ये हमें सिस्टमैटिक रिस्क के जरिए हमें ट्रेनर रेशो बताता है. अब बात करते हैं सोटिनो रेशो की. देखिए ये भी बहुत ये एक अच्छा रेशो है जो काम आता है हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में. चलिए समझते हैं होता क्या है. फॉर कंप्यूटिंग सोटिनो रेशो अगेन द पोर्टफोलियो की जो एक्सेस रिटर्न है उसको हम पोर्टफोलियो की सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे. तो शार्प रेशो में क्या हो रहा था, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन हम नीचे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे. अब देखते हैं सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली है क्या. सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन उन स्टॉक्स की डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जो माइनस में है या जो नीचे जा रहे हैं. तो फॉर्मूला अगेन वेरी गुड, फॉर्मूला अगेन वेरी इजी, आरपी माइनस आर एफ डिवाइड बाई सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. तीनों चीज़ें लिखी होंगी, बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं. लाइक शार्प एंड अदर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रेशो, हाई लेवल ऑफ सोटिनो रेशो इंडिकेट्स सुपीरियर परफॉर्मेंस. अगेन हायर सोटिनो रेशोज आर प्रेफर्ड. अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रेशो की. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेशो जो में यूज होता है, बहुत क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं. चलिए समझते हैं इन्फॉर्मेशन रेशो क्या होता है और अप्रेजल रेशो. देखिए अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो ऑब्जर्व्ड अल्फा जो एक फंड मैनेजर ने क्रिएट किया है, अल्फा मीन्स जो मैंने आपको बताया था एक्सेस रिटर्न ओवर अ बेंचमार्क, ठीक है, तो वो जो अल्फा जो फंड मैनेजर ने क्रिएट किया है वो ड्यू टू स्किल है या बाय चांस हो गया है. मतलब उसने इसके लिए कुछ स्किल्स, ऑफ कोर्स सी बात है फंड मैनेजर स्किल्स अपनी यूज करते हैं, बट स्टिल ये इंफॉर्मेशन रेशो हमें यही बताता है अप्रेजल रेशो की दैट इज ड्यू टू स्किल और बाय चांस. और वी कैन कंप्यूट इंफॉर्मेशन और अप्रेजल रेशो बाय सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, आरपी माइनस आरबी, रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन द बेंचमार्क डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क. तो दोनों की रिटर्न निकाल के रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन द बेंचमार्क डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन
से दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को डिफरेंस को, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन रेशो, दैट्स इट। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और बेंचमार्किंग की। चलिए समझते हैं। देखिए, आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, हमने मेजर कर ली परफॉर्मेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट इट अगेंस्ट अ सुटेबल बेंचमार्क। तो हमें जो इसको इवेल्युएट करना है अगेंस्ट अ सुटेबल बेंचमार्क से और सिमिलर पोर्टफोलियो से। सो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन यहाँ पर होना चाहिए। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑल्सो इनेबल द इन्वेस्टर्स टू डिटरमाइन इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज एनहांस्ड द पोर्टफोलियो वैल्यू बियॉन्ड व्हाट कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पैसिव इंडेक्स स्ट्रेटजी। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस एक इन्वेस्टर को चाहिए कि अगर उसने आपको पैसे दिए हैं तो आप एक इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करके दो, आपके बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करके दो, अदरवाइज वो कोई भी पैसिव स्ट्रेटजी में पैसे लगा के अपना उतना ही पैसा बना लेगा। तो इसीलिए एक तरीके से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उसको कमा के देने होते हैं एक फंड मैनेजर को, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है व्हेन अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडाइसेस फॉर बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडेक्स की, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी चाहिए। गुड बेंचमार्क शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपकी स्क्रीन पे कुछ फिगर स्क्रीन पे आपके पे आ गया है कि किस तरीके से गुड बेंचमार्क दिखना चाहिए। द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर वेट्स इन द बेंचमार्क आर क्लियरली डिफाइंड। आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके वेट्स क्या है बेंचमार्क में, सिंपल टर्म्स में आने चाहिए। बेंचमार्क इज इन्वेस्टेबल, इन अदर वर्ड्स इट पॉसिबल टू हैव अ पैसिव एक्सपोजर टू द सेम। उसके अंदर एक तरीके से पॉसिबल होना चाहिए कि आप पैसिव एक्सपोजर भी ले पाएं। द बेंचमार्क इज कंसिस्टेंट विद द पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जो आपके पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उसके साथ ही वो होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पोर्टफोलियो अप्रोच बोल रहा है कि इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप स्टॉक्स में, तो जो बेंचमार्किंग है वो भी आपकी कंसिस्ट होना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स में। द बेंचमार्क इज हैविंग द सेम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल एज द पोर्टफोलियो एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बेंचमार्क इज मेजरेबल। तो ये चीजें होनी चाहिए गुड बेंचमार्क में। कस्टमाइज्ड बेंचमार्क भी आप बना सकते हैं। सो समटाइम्स मार्केट बेस्ड इंडाइसेस मे नॉट मीट दी क्राइटेरिया फॉर अ गुड बेंचमार्क। तो जो मार्केट में कुछ बेंचमार्क हैं हमारे, जैसे NSE है एंड सेंसेक्स है, कुछ पोर्टफोलियोज में वो नहीं अगर क्राइटेरिया मीट कर पा रहे हैं, तो हम अपना एक तरीके से जो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और स्टाइल के बेस पे हम अपना एक कस्टमाइज्ड बेंचमार्क भी बना सकते हैं। एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर देन सिलेक्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ऑल्सो। सो एडवांटेज क्या है ऐसे बेंचमार्क का, इज दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड बेंचमार्क, जो कि बोला है सेबी ने होना ही चाहिए। बट द डिसएडवांटेज इज दैट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ दीज बेंचमार्क्स वुड बी मच मोर हायर देन द फी पेड ऑफ यूजिंग मार्केट बेस्ड इंडाइसेस। तो फीस तो आपको थोड़ी सी वहां पर एक्स्ट्रा देनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू द इन्वेस्टर की। जो इन्वेस्टर को परफॉर्मेंस दिखानी है वो क्या है, वो कैसे दिखानी है, चलिए देखते हैं। सो सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन बोलता है कि फॉलोइंग रिगार्डिंग पैरामीटर्स रिपोर्टिंग टू द इन्वेस्टर। तो ये पैरामीटर्स हैं ये सारे के सारे हमें देखने पड़ेंगे बिफोर हमें रिपोर्ट करें परफॉर्मेंस एक इन्वेस्टर को। अब ये देखिए, ये हैं सारे आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। द कंपोजिशन एंड द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन द पोर्टफोलियो, यूनिट्स ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रांजेक्शन अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल्स भी आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आया, कोई भी आया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस, शेयर्स, राइट्स इशू, कोई भी आया वो आ जाएगा। एक्सपेंसेस जो हुए हैं आपके इनकर्ड मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द क्लाइंट में, वो आ जाएगा। और डिटेल्स ऑफ द रिस्क जो पोर्टफोलियो मैनेजर ने लिया है और रिकमेंडेड पोर्टफोलियो मैनेजर में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आ जाएगा। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कूपन्स अगर कोई है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कैपिटल्स डिप्लॉयड है तो वो भी इसमें आ जाएगा सारा। एंड डिटेल ऑफ कमीशन पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में आ जाएंगी, एक इन्वेस्टर को बतानी ज़रूरी है। अब बात करते हैं जिप्स की, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की। चलिए देखते हैं होते क्या हैं। तो जिप्स प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी विद अ सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स टू फॉलो व्हेन प्रेजेंटिंग देयर परफॉर्मेंस रिजल्ट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। ये एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, जो बहुत ही एथिकल एक ये स्टैंडर्ड है इसके, इनके बहुत ही एथिकल है, जिसमें ये सिंपल सी बताती है कि हमें किस तरीके से एक मैनेजमेंट फर्म को अपने जो है परफॉर्मेंस दिखानी है टू पोटेंशियल क्लाइंट्स की। सिंपल सी बात है। जिप्स एडवर्टाइजमेंट कुछ गाइडलाइंस हैं, चलिए समझते हैं वो कौन सी हैं। ऑल एडवर्टाइजमेंट्स दैट इंक्लूड अ क्लेम ऑफ कंप्लायंस मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म आना चाहिए, हाउ एन इंटरेस्टेड पार्टी कैन ऑब्टेन और प्रेजेंटेशन दैट कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ जिप्स आ जाएगी।
जिप्स एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस एंड कंप्लायंस स्टेटमेंट होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेटजी बीइंग एडवर्टाइज्ड है, पीरियड टू डेट जो कंपोजिट परफॉर्मेंस रिजल्ट आ जाएगा, एंड कंपोजिट रिजल्ट फॉर ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स। तो कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट 3 and 5 ईयर के एनुअलाइज्ड कंपोजिट परफॉर्मेंस रिटर्न विद ईयर एंड ऑफ द पीरियड डेट क्लियरली आइडेंटिफाइड आ जाएगी उसमें, एंड पीरियड ऑफ लेस देन 1 year मस्ट नॉट बी एनुअलाइज्ड। बी 5 years ऑफ एनुअल कंपोजिट परफॉर्मेंस रिटर्न इसमें आ जाएगी। सो एनुअल रिटर्न्स मस्ट बी कैलकुलेटेड थ्रू द सेम पीरियड। वेदर और 7th पॉइंट इज वेदर परफॉर्मेंस इज शोन गुड और नेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस है, लिखना पड़ेगा। द अप्रोप्रिएट कंपोजिट बेंचमार्क जो है आपका वो आपने दिया है। द करेंसी यूज टू एक्सप्रेस परफॉर्मेंस आ जाएगी आपकी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज टू एक्सटेंट ऑफ लिवरेज, अगर कोई आपने डेरिवेटिव्स लिया है या कोई भी इसमें लिवरेज पोजीशंस है तो वो आ जाएगी। सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस व्हिच डिवाइड्स द पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम बाय द पोर्टफोलियो बीटा इज शार्पे, जेनसन मेजर, फार्मा या ट्रेनर मेजर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो बीटा से जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज द ट्रेनर रेशो। तो आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय पोर्टफोलियो बीटा इज कॉल्ड द ट्रेनर मेजर में ऐसा होता है। शार्पे में नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन आती है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दीज 3 स्टॉक्स पोर्टफोलियो डिस्क्राइब्ड बिलो। बहुत अच्छे से हमने एग्जाम्पल लिया था कि वेट्स ऑफ द पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.12 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.10 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.16। वो आंसर इज 12%। तो बहुत ईजी आप आंसर करके जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, शार्पेस्ट परफॉर्मेंस मेजर्स डिवाइड द पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्लोप ऑफ फंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन या रिस्क फ्री रेट। तो बहुत ईजी शार्पे रेशो मैंने बताया था आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर आंसर इज ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन रेशो। तो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन रेशो क्या करता है? एडजस्ट पोर्टफोलियो रिस्क टू मैच बेंचमार्क रिस्क, compares portfolio returns to expected returns under CAPM, evaluates portfolio performance on the basis of returns per unit of risk, calculates average differential return per unit of variability of differential return। तो आंसर इज डी। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है चैप्टर नंबर 10 की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी हमारी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और सारी वीडियोस सारे लिंक्स आपको उसको वहाँ पे मिल जाएंगे। NISM सीरीज़ 5A का लिंक भी आपको वहाँ पे मिलेगा और NISM सीरीज़ 21 के बाकी चैप्टर्स भी देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।